रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना रे? सर ओके सर, ओके सर। अच्छा तो चलो सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो स्टॉक मार्केट में हम लोग अभी कहाँ हैं सर? सर हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर तो है, लेकिन थोड़ा सेटलमेंट में फंसे हुए हैं। सेटलमेंट में फंसे हुए हैं मैंने बेसिकली, ये जो मार्केट का जो लीगल स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग रेगुलर सेटलमेंट प्रोसेस, मैंने बायर सेलर अपना प्रॉफिट करेगा, लॉस करेगा, है ना सर? जो लोग मार्केट में ट्रेड करने आते हैं उनका एक ही तो मकसद होता है, या तो प्रॉफिट करो या तो, मकसद लॉस तो नहीं होता, और उनका ऑब्जेक्टिव कभी भी लॉस नहीं होता। वो अलग बात की लॉस हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट हो या लॉस एडजस्ट तो करना पड़ेगा। मैंने मार्केट को तो सेटलमेंट वगैरह करना पड़ेगा। अब ये मार्केट में ट्रेडर को सेटल करने का ये जो इतना बड़ा सिस्टम बना के रखा है, इस पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम जनरेट करके रखा है, एक पूरा कंप्लीट फिजिक्स सेटलमेंट प्रोसेस रेडी करके रखा है। अब हम लोग एक्चुअली वही सब चीजें बात कर रहे हैं आजकल। जो लोग अभी सोच रहे हो सर बेसिक से कब होगा, मैंने वापस एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यूचर स्क्रैच से फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत जल्दी होगा। नॉर्दर्न का बहुत बार मेरे को सवाल कर रहे हैं, नॉर्दर्न एंड ये नंदन, डोंट वरी, मैं स्टार्ट करूंगा वापस फिजी मतलब बेसिक लेवल से ना, सो डोंट वरी। हाँ सर। मोस्ट सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से ही स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर कि ये जो पूरा सेटलमेंट प्रोसेस है, ठीक है, इस पूरा सेटलमेंट प्रोसेस में एनआईएसएम के अंदर एक बड़ा चैप्टर भी दिया है, दो तीन, जिसको एज इक्विटी डीलर आप लोगों को जानना भी है, जिसमें तीन चार चैप्टर मिल लिया है। एक तो पूरा लीगल पेपर है, जैसे कि ये जो है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आजकल थोड़ा इसमें फंसा हुआ हूँ, ये जो इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अटके हुए हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्लियरिंग मेंबर, मैंने ये सब जो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर वाइज कि कौन है, कौन संभालते हैं, कौन देखते हैं, नहीं करते हैं, ये सब बातें हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए ना, ऑलमोस्ट हम लोग ये सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, है ना, ये सब एरिया में आ गए। तो इसका ना आज आपको मैं एक दूसरा चीज बताऊंगा, दूसरा मैंने कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस में वैल्यूएशंस कैसे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ एरिया है, मार्जिन, मार्क टू मार्केट अंडर स्पैन, ठीक है, इसका कुछ इतिहास भूगोल है यहाँ पर मैंने इतिहास भूगोल इन द सेंस, अब देख सकते हैं कि ऐसे ये पहले कब चालू हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं चिकागो मार्केंटाइल एक्सचेंज में चालू हुआ था, तो इसके ऊपर भी कुछ इतिहास है। मार्जिन के बारे में ऑलरेडी कुछ इतिहास है, प्रीमियम मार्जिन के बारे में। तो एक काम करते हैं, ये जो पर्टिकुलर थ्योरेटिकल एरिया है, इसके ऊपर ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर पहले ले लेते हैं कि एक्चुअली मार्केट में जब एक ऑप्शंस बायर एक ऑप्शन सेलर मार्केट में आते हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है उसका। जैसे ऑलरेडी मैं फ्यूचर में बता दिया था ना, मार्क टू मार्केट का एरिया, अरे मतलब रिसेंट लेक्चर्स में मार्क टू मार्केट ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बातचीत हुआ था, पढ़िए ना, पढ़िए कि हाँ। हाँ सर। तो आज ना थोड़ा सा मुझे ऑप्शंस के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेना चाहिए, एक बार हो जाए ना, तो फिर ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस यही है, और मतलब यही मेन एरिया है जो थोड़ा सा आपको तंग तो नहीं करेगा, बट आपको पढ़ के थोड़ा मजा कम आता है। तो आपको थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसका जो प्रैक्टिकल एरिया है मतलब बैकग्राउंड में उसको बता देने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आप ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। पेनल्टी वगैरह भी होता है सर वायलेशंस करने में, रूल्स रेगुलेशंस बाई लॉज, ठीक है, ये सब पेनल्टी मतलब वायलेट करने से पेनल्टी भी लगता है। इंपॉर्टेंट ही क्या है सर, एग्जाम में यहाँ से सवाल होता है, ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में लास्ट कुछ दिनों से मैं समय दे रहा हूँ। ऐसे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारा लेक्चर्स आप लोग जानते हो, फ्यूचर बेसिक्स, ऑप्शन बेसिक्स, ऑप्शंस ग्रीक, ऑप्शंस स्ट्रेटेजी, ठीक है, दीज आर दी कोर एरिया ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन क्या करें सर,
आप, मुझे पता आप लोग एग्जाम भी दोगे, तो फिर मुझे इसीलिए यहाँ पर थोड़ा घूमना पड़ रहा है। और कोई बात नहीं सर, और आप लोगों को भी कुछ उपाय नहीं है, करना तो पड़ेगा। लीगल पार्ट बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये वाला हिस्सा जो है, इसमें मार्जिन, मार्क टू मार्केट का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को ना मैं पहले आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। चलो एक काम कर लेते हैं कि एक होता है सर सेटलमेंट प्रोसेस, और एक होता है M2M एंड PL कैलकुलेशंस। तो नॉर्मली मैं आपके साथ फ्यूचर के ऊपर बात कर लिया था कि फ्यूचर में मार्क टू मार्केट एज वेल एज सेटलमेंट का क्या कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन मैंने अभी तक आपके ना ऑप्शंस के ऊपर बातचीत नहीं किया। एक ऑप्शंस बायर, एक ऑप्शन सेलर, उसका क्या सेटलमेंट प्रोसेस हो सकता है, कैसे उसका PL कैलकुलेशंस इन जनरल होता है, उसका थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा आज। ये कर लिया जाए तो आपको काफी हेल्प हो जाएगा। मैं उनके लिए ही बार बार बोलूंगा जिनका बेसिक उतना अभी तक स्ट्रांग नहीं है, उनको भी हेल्प हो जाएगा सर। तो थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, हम लोग बहुत बार ना ये कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट के बारे में सुनते हैं, है ना। तो ये इसके ऊपर भी मैंने एक बार आप लोगों को हल्का सा आइडिया दिया था कि जैसे इंडेक्स जो होते हैं वो सेटलमेंट जो होते हैं, इंडेक्स का सेटलमेंट कैश सेटलमेंट हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक का सेटलमेंट फिजिकल लेवल में हो रहा है। पहले नहीं होता था, लेकिन इसके ऊपर सेबी ने रिसेंटली काफी सारा डेवलपमेंट लाया है। मैं आपको फिजिकल सेटलमेंट के बारे में कुछ आइडिया देता हूँ कि ये फिजिकल सेटलमेंट क्या है, कैसे होता है, नहीं होता है। तो इसके पीछे ना सेबी ने कुछ रूल्स लाया। जैसे आज मैं देख रहा था आप लोगों में से कोई ग्रुप में कुछ पोस्ट किया था सेटलमेंट के बारे में, अभी देख रहा था। क्या हुआ रे सेटलमेंट को लेके, ও किसी স্যার ने तो টি पोस्ट किया। প্লাস আমি পোস্ট করেছিলাম স্যার T+ हाँ हाँ, 0 ডে T+1 থেকে। अच्छा T+1 से T+0 हो जाएगा, मैंने हो गया है कि होगा। হ্যাঁ, না 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 সেবি বলছে কাজ করছে, ঠিক আছে। আগে একটা টেকনিক আছে মানে মার্কেটে ASBA বলে, মানে অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্টেড বাই ব্লক অ্যামাউন্ট। ওটা যদি স্মুথলি হয়ে যায় आसबा, তারপরে, आसबा है। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে সেবি বলছে ইনস্ট্যান্টের উপর কাজ করবে, কিন্তু ওটা এত তাড়াতাড়ি হবে না, কারণ বলছে ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক কাজ আছে। তো ইউপিআই, তারপরে ওই ডিজিটাল ব্রোকিং ফোকিং এগুলোকে অ্যালাইনমেন্ট করার পরে বলছে পরের বছরের মধ্যে হয়ে যেতে পারে। अच्छा T+0 डे सेटलमेंट, अरे वाह, इंडिया হ্যাঁ হ্যাঁ इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। चलो सर, हम लोग भी देख के ही मरेंगे। अच्छा, तो बेसिकली चलो एक अच्छा अपडेट मिल रहा है कि कुछ तो होने वाला है। इंस्टेंट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स इन द वर्क्स। चलो, अच्छा, अंटिल रिसेंट टाइम्स ट्रेडिंग इन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाज कैश सेटल्ड इन इंडिया। ठीक है, मैंने अभी तक ये कैश सेटलमेंट बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन कैश सेटलमेंट्स में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को मैंने एक वो फ्यूचर का जब बेसिक क्लास हुआ था ना सर, तो फ्यूचर जब जिन लोगों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया उनका बात नहीं कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल जैसे एक गोल्ड डीलर का एग्जांपल हम लोग नॉर्मली गो थ्रू करते हैं। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक गोल्ड डीलर होते हैं और एक गोल्ड का मतलब ज्वेलर्स होते हैं, ठीक है। तो जो ज्वेलर है और जो डीलर है, तो बेसिकली ज्वेलर के साथ डीलर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। डीलर बोलते हैं कि आप मेरे को गोल्ड दे दो, सॉरी ज्वेलर बोलता है आप मेरे को गोल्ड दे दो, मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो उसका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये लोग कर लेते हैं कि गोल्ड मिलेगा बाद में, लेकिन उसका प्राइस सेटलमेंट आज के हिसाब से कर सकता है। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है। से फॉर एग्जांपल आज 30 जुलाई है, गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है, एनी आइडिया? एनी आइडिया गोल्ड का प्राइस आज के डेट में? ওই 4,800 এরকম হবে, 48,000 49,000 কাছাকাছি। 10 গ্রাম 61,000 টাকা বলছে গুগল। 61,000 বলছে, এটা তোমার ক্যারেট থাকে না, 22 ক্যারেট, 24 ক্যারেট। হ্যাঁ 24 ক্যারেট, 24 তুই কি ক্যারেট। হ্যাঁ আমি 22 ক্যারেটের কথা বললাম ওই अच्छा चलो, হিসেবে। बुझे बुझे। ठीक है, चलो कोई भी कैरेट हो, अभी हम लोग उतना कैरेट के अंदर नहीं जाएंगे, बट इतना देखने को मिल रहा है कि 61,290 जो एक हिसाब हल्का सा मिल रहा है, मैं उसी हिसाब से आपको बोल रहा हूँ।
कि जैसे आज के डेट में 61,200 गोल्ड का प्राइस चल रहा है। अब एक ज्वेलर और एक डीलर के बीच में डील हो रहा है। अब यहाँ पर दोनों अपने अपने एंगल से सोच रहे हैं, ध्यान से सुनना, फ्यूचर का बात कर रहा हूँ। एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दोनों ही एक्चुअली फ्यूचर में ही बात करते हैं। जब आप ऑप्शन ट्रेडर भी होते हो तब भी आप एक्चुअली फ्यूचर के बारे में ही सोचते हो कि आगे क्या होगा, उसके ऊपर बेस करके आप आज स्ट्रेटेजी बनाते हो। तो मैं अभी आपको ज्यादा स्ट्रेटेजी में नहीं लेके जा रहा, मैं आपको एक सिंपल सा सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ कि जैसे मानो अगर 61,290 आज के डेट में गोल्ड का प्राइस चल रहा है, तो मानो कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल जो फ्यूचर की बेसिक क्लास में करे हैं या फिर आगे फिर से करेंगे, डीलर का नाम था XYZ गोल्ड डीलर और ज्वेलर का नाम था ABC ज्वेलर। एग्जाम्पल है सर, उसमें इतना दिमाग नहीं खाना। तो ABC ज्वेलर XYZ गोल्ड डीलर के साथ एक डील कर रहा है कि भाई मुझे आज के डेट में सोना दे दो। सर अगर ज्वेलर आज का जो रेट चल रहा है 61,290, ठीक है, 10 ग्राम सोना ही मान के चलते हैं, तो ABC ज्वेलर इसी रेट में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन गोल्ड अभी नहीं मिलेगा सर, गोल्ड मानो 3 महीने बाद मिलेगा, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, गोल्ड मानो 3 महीने बाद मिलेगा। अब 3 मंथ्स लेटर, बात को ध्यान से सुनना सर, 3 महीने बाद सोना का दाम सेम रहेगा, इसका कोई गारंटी है क्या? हेलो, ना सर। है ना? तो 3 मंथ्स लेटर एक ट्रेडिंग मान के चलते हैं ना, ये एक ट्रेडिंग है सर और कुछ भी नहीं है ना। ये स्टॉक मार्केट का जो पूरा खेला है ना, ये एक बिजनेस है। जो ये बिजनेस समझ पाता है वही स्टॉक मार्केट में सच में सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। प्रॉफिट लॉस बस उसी बिजनेस का एक एंगल है और कुछ नहीं। तो आप आज 61,290 में एक डील पक्का कर रहे हो। कौन हो आप एक ज्वेलर हो। आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में अगर दाम बढ़ जाए तो फिर बेहतर होगा कि आज के रेट में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अब जितना ग्राम या किलो आपको चाहिए। तो अगर फ्यूचर में दाम 3 महीने बाद अगर ये 61,290 जो है ये अगर 62,000 हो जाएगा तो ज्वेलर को फायदा है, ये सुनो। अगर थ्री मंथ्स लेटर अगर इसका दाम बढ़ जाएगा, उससे अच्छा है कि आज ही डील कर लेते हैं, तो ज्वेलर को प्रॉफिट है ना, क्योंकि उसको सस्ता दाम में मिल गया। उल्टा भी हो सकता है, 3 महीने बाद इसका दाम अगर गिर गया 61,290 से, मानो ये 61,000 या 60,000 हो गया, तब ज्वेलर को फायदा है कि डीलर को फायदा है? डीलर तब डीलर को फायदा है। अब ये जो बेसिक लेवल में इनका एक बेसिक डीलिंग्स है, एकदम सिंपल। स्टॉक में भी ऐसे ही डीलिंग्स होते हैं, फ्यूचर मार्केट में तो स्पेशली यही से ऐसा ही होता है। ऑप्शंस मार्केट में भी सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रीमियम का एक स्पेशल मतलब सिचुएशंस आ जाते हैं ना। क्वेश्चन इतना है कि अगर 61,290 में डील पक्का हुआ था और बाद में मार्केट 62,000 में चला गया, तो जो डिफरेंसेस है वो देना पड़ेगा, है ना। किसी ना किसी को लेना देना तो पड़ेगा। अगर मार्केट में 61,290 में आज का दाम चल रहा है और 3 महीने बाद अगर दाम बढ़ गया तो ज्वेलर को फायदा हो गया। और अगर इनके बीच में एक बेसिक ट्रेडिंग चल रहा था, तो गोल्ड डीलर क्या करेगा, वो जो बैलेंस अमाउंट है ना, वो जो बैलेंस अमाउंट है वो ज्वेलर को देगा। ये सुनो, मैंने 61,290 एंड 62,000 के बीच का जो गैप है ना, ये डिफरेंस अमाउंट डीलर ज्वेलर को देगा। एंड सिमिलर थिंग जब 60,000 हो जाएगा, वाइस वर्सा ज्वेलर डीलर को पे करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर फ्यूचर के बेसिक्स में काफी डिटेल्स में बातचीत हुआ था वहां पर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आया। बेसिकली जो कैश डिफरेंसेस है, ठीक है, वही चीज एक दूसरे के साथ हिसाब किताब कर लेंगे और जो अपना जो भी प्रॉफिट है वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा मार्क टू मार्क बेसिस में। लेकिन यही चीज अगर फिजिकल सेटलमेंट करना होता तो फिजिकल सेटलमेंट में क्या करना पड़ता, जितने का सोना है उतना पूरा का पूरा सोना देना पड़ेगा। मैंने डीलर भी XYZ डीलर क्या करेगा, वो गोल्ड देगा ABC को, ठीक है। ABC उसके बदले वैल्यू जितना वैल्यूएशन का सोना लिया उतना सोना उतना वैल्यूएशन ऑफ मनी XYZ को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो पूरा एकदम फिजिकल सेटलमेंट। ये चीज आज के डेट में स्टॉक में हो गया सर। आज के डेट में स्टॉक में सारा का सारा फिजिकल सेटलमेंट होना पड़ रहा है, जो कंप्लीटली कर रहा है, मैंने एक्सपायरी में जाके जो हो रहा है। तो इस चीज को लेके काफी समय के साथ साथ चीजें बदला है।
तो अभी भी ये सब सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में है, क्योंकि बीच में तो सर सभी कुछ कैश सेटल्ड हो रहा था, लेकिन वापस सेबी ने बोल दिया नहीं नहीं, हम लोग कैश सेटलमेंट सिस्टम से, स्पेशली इंडेक्स के केस में, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ये सब सिचुएशंस में तो हम लोग मतलब इसमें कैश सेटलमेंट रखेंगे, लेकिन स्टॉक के केस में तो हम लोग फिजिकल सेटलमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसके पीछे क्या रीजन क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, ये थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ मिनट सुन लेता तो अच्छा रहेगा। तो जैसे यहाँ पर वही चीज बता रहा है कि अंटिल रिसेंट टाइम्स ट्रेडिंग इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाज कैश सेटल्ड इन इंडिया, and what this means is that upon expiry of the contract, buyers and sellers had to settle their positions in cash without having to take delivery of the underlying security। जैसे अभी मैं आपके साथ जो बात कर रहा था, वो अंडरलाइन सिक्योरिटी क्या था? गोल्ड था, है ना। अब अगर गोल्ड की जगह आप मार्केट में से कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी स्टॉक पसंद है उठा लो। ब्रिटानिया बिस्कुट चाहिए, ब्रिटानिया बिस्कुट उठा लो। टाइटन का घड़ी पहनना है या सोना लगाना है, टाइटन भी एक्चुअली गोल्ड का ही तो कंपनी है, तानिस्क वगैरह टाटा का, है ना। तो ये सब चीज टाइटन डेवलप कर लेते हैं, हैवेल्स, ठीक है। जो भी आपको जो भी स्टॉक पसंद है आप उठा लो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो आपका अंडरलाइन क्या है, कोई इंडेक्स है कि स्टॉक है? अगर इंडेक्स होगा तो निफ्टी होगा, जिसमें नॉर्मली ट्रेड होते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक करोगे तो देखोगे स्टॉक में ट्रेडिंग अवेलेबल है कि नहीं, नॉर्मली काफी सारा रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर, अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो है उसका डिलीवरी का जरूरत नहीं होता था। ऐसा नहीं कि बदले में इतना शेयर दो तब जाके हम पैसा देंगे तुमको, पूरा का पूरा गोटा गोटा पैसा। गोटा गोटा पैसा माने, जैसे मानो कि आज अगर किसी को ट्रेड करना है ब्रिटानिया में, तो ब्रिटानिया का शेयर का दाम चल रहा है 4,903 का ना, तो 4903। और अगर मानो कि टोटल जो सेटलमेंट है, से फॉर एग्जांपल नॉर्मली फ्यूचर में या ऑप्शंस में ज्यादा अमाउंट में होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मानो कि 100 शेयर्स, तो अगर किसी को 100 शेयर का सेटलमेंट करना है तो 100 शेयर एक बंदा बाई करेगा, दूसरा बंदा सेल करेगा। जो सेल करेगा उसके पास होना चाहिए 100 शेयर, जो बाई करेगा उसके पास पैसा होना चाहिए लेने का। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन सर ये पहले बंद कर दिया था सेबी ने, ये जो फिजिकल सेटलमेंट था ये ऑप्शनल हो गया था। लेकिन अभी सेबी बोल रहे हैं कि नहीं, आपको फिजिकल करना पड़ेगा स्टॉक के केस में। सेबी रिलीज्ड अ सर्कुलर मेकिंग फिजिकल डिलीवरी ऑफ स्टॉक फॉर ऑल स्टॉक्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी इन अ फेज्ड मैनर। धीरे धीरे, फेज्ड मैनर, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता इसको कर रहा है। ऑन अप्रैल 11 2018 में सेबी ने ये सर्कुलर दिया था। रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मैं क्लास में बातचीत कर रहा था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं है, याद नहीं आ रहा है। ये सिस्टम को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, जो कैश सेटलमेंट सिस्टम था उसको कंप्लीटली किसी किसी चीज में। अब सवाल ये उठते सर, फिजिकल सेटलमेंट है क्या, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है क्या? इट मीन्स ऑल स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एट एक्सपायरी, जब पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट खत्म हो जाता है। आप लोग ये चीज भी जानते हो, हर पर्टिकुलर ऑप्शंस का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो अगर आप एनएससी में ही चले जाओ सर, यहाँ जाके आप अपना एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, ठीक है। यहाँ पर आप निफ्टी 50 फ्यूचर्स ऑप्शंस, चलो मैं एक काम करता हूँ, निफ्टी 50 ले लेता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी 50 में आप लोगों को एक्सपायरी डेट दिख रहा है सर? प्लीज टेल मी, ये सब जानते हैं आप लोग, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, एक बार रिकॉल हो जा रहा है। है सर। तो जैसे जो सबसे नियरेस्ट होते हैं, जैसे 31 अगस्त, ठीक है, ये नियर मंथ है। 28 सितंबर ये मिड मंथ है, और 26 अक्टूबर ये फार है सर, फार मंथ। तो नियर मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ, ये तीन तरह का कैटेगरी है एक्सपायरी का। तो उसी एक्सपायरी का बात कर रहे हैं सर, चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शंस। तो बात एकदम उतना सही कर रहा है कि ऑल स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एट एक्सपायरी आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन और टेकन डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जो मैं आपको अभी गोल्ड के एग्जांपल से बताने का कोशिश कर रहा था। फ्रॉम अक्टूबर 2019 expiry, all stocks of future and options contract are compulsorily settled physically। स्टॉक के केस में क्या बोला? ऑल स्टॉक्स एंड ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक का जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपल्सरीली सेटल्ड होगा फिजिकली, ये बात सेबी ने कह दिया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बोल दिया तो पूरा हो गया था,
उसको धीरे धीरे फेज्ड आउट करना पड़ा। इतना आसान नहीं होता है किसी भी चीज को अचानक से बंद करना। जैसे मोदी जी जब हम लोग हमारे देश में नोटबंदी किया था तो लोगों को कितना दिक्कत हुआ था हम लोगों ने देखा। ठीक है, आम आदमी को बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन सर वो गवर्नमेंट का एक दूसरे लेवल का डिसीजन था। जितना मैंने बाद में जाना, सरकार ये सब बात तो करेगा नहीं, क्योंकि ये सब इंटरनल मैटर्स होते हैं कि अचानक से ये 2000 का 500 का। ठीक है, 2000 का तो रिसेंटली फिर भी फेज्ड मैनर में बोला है, पहले जैसा नहीं बोला। लेकिन 2016 में मोदी जी ने जो बोला था वो तो लोगों को हार्ट अटैक कर दिया था। जो भी हो, बट वो सिचुएशंस डिफरेंट था सरकार के पास। मैं सरकार के हित में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली उसका फैक्ट के बारे में मैंने काफी एक्सपर्ट से सुना, तभी मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ अलग बात था। जो भी हो, लेकिन आम आदमी को सफर करना पड़ा सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो किसी भी चीज को अचानक से एप्लीकेबल करना मुश्किल होता है, उसको धीरे धीरे शॉर्ट आउट करने से अच्छा रहता है। Let's understand with this example before the introduction of physical settlement. If you bought only a lot of SBI future expiring this month, ये स्टेट बैंक ऑफ का एक एग्जांपल दे रहा है। स्टेट बैंक का कोई फ्यूचर अगर किसी के पास है ऑन एक्सपायरी, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैश सेटल्ड बेस्ड ऑन सेटलमेंट प्राइस एंड यू विल रिसीव द क्रेडिट और डेबिट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब अगर आप बेसिकली प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको क्रेडिट कर देगा, और अगर आप लॉस साइड में हो तो आपके अकाउंट से डेबिट होकर पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा, जो आप लोगों को पता भी है। वी हैव एक्सप्लेन्ड हाउ मार्क टू मार्केट सेटलमेंट वर्क्स, है ना, हम लोग फ्यूचर के चैप्टर में लास्ट दिन ही पढ़ा रहे थे आप लोग 2 दिन पहले। बट द फिजिकल सेटलमेंट, इफ यू डोंट क्लोज और रोल ओवर योर पोजीशन टिल एक्सपायरी, अगर आप कर ऑफ नहीं करते हो या क्लोज नहीं करते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड यू विल रिसीव द डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू योर डिमैट अकाउंट। आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देना पड़ेगा और आप अपने अकाउंट में तब जाके शेयर ले सकते हो। माने बायर के केस में उसको लेना है, शेयर लेना है, और सेलर के केस में उसको शेयर देना है, और तब जाके उसका पूरा सेटलमेंट होगा। ठीक है, इसका मैं अभी आपको काफी सारे एग्जांपल्स दूंगा, वेट सर। सो व्हाई इज फिजिकल सेटलमेंट एनफोर्स्ड? ठीक है, अब इसके पीछे का मैं आपको एग्जांपल अभी करवाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा सा वेट कर दो। सवाल उठता है सर, क्यों फिजिकल सेटलमेंट को एनफोर्स क्यों किया गया? ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। When contract is cash settled, traders only are required to maintain margin। ठीक है, इसके लिए आपको मैं किसी भी आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का मार्जिन कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो। जैसे मैं नॉर्मली ये सब चीजों में जीरोधा मार्जिन यूज कर लेता हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर आप स्टॉक्स का या जिसका भी आप यूज कर रहे हो मोतीलाल ओसवाल का, आप वहां पर भी देख पाओगे। तो जैसे ये एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर है, आप यहाँ पर जब भी किसी पर्टिकुलर, जैसे ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, सिर्फ इक्विटी फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, जिसका भी डेरिवेटिव्स होते हैं सभी का यहाँ पर अवेलेबल है। मैं एफएनओ में देख रहा हूँ। आप यहाँ पर मार्जिन कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो, एनएफओ माने फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एमसीएक्स माने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एंड सीडीएस भी यहाँ पर रहेगा। हम लोग वो सब में नहीं जाएंगे, हम लोग एनएफओ में ही रहेंगे। प्रोडक्ट में हम लोग फ्यूचर ही रख लेते हैं 2 मिनट के लिए, इसको ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर कोई दूसरा एक इंडस्ट्री ले लेते हैं, क्या नाम लिया जाए? रिलायंस, चलो ठीक है। रिलायंस का भी देखो 31 अगस्त जो एक्सपायरी मंथ दिख रहा है, 28 सितंबर मिड मंथ का दिख रहा है। मैं 31 अगस्त का ही ले लेता हूँ, और यहाँ पर नेट क्वांटिटी 250 बता रहे हैं, और यहाँ पर बाई करने के लिए हम लोग अगर इसको ऐड करेंगे तो आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। सबको सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लीज टेल मी सर। हाँ सर। आप देख सकते हैं सर, यहाँ पर टोटल मार्जिन जो है वो फ्यूचर में 250 क्वांटिटी का रिलायंस का शेयर अगर आप लेना चाहते हो, आप अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से भी चेक कर सकते हो सर। ठीक है, वहां पर भी आप बाई बटन दबाओगे और रिलायंस का अगस्त 31 का फ्यूचर बाई करने जाओगे तो आपको ऐसा ही कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। ठीक है, और ये जो अमाउंट चार्ज कर रहा है ऐसे ही अमाउंट चार्ज करेगा जिसमें आपको स्पैन मार्जिन भी है और एक्सपोजर मार्जिन भी है। स्पैन और एक्सपोजर के डिटेल्स में मैं अभी नहीं आऊंगा, क्यों? क्योंकि उसके बारे में मैं फ्यूचर बेसिक्स में बात करता हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों का हो गया वो उसको पता है, और जिनका नहीं हुआ उनको मैं बाद में बताऊंगा सर कि स्पैन और एक्सपोजर का डिटेल्स क्या है। बस आप इतना जानो, एक बेसिक लेवल मार्जिन है, और एक्सपोजर मार्जिन माने थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क के लिए मार्केट आपसे ले लेता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स चर्चा मैं
बेसिक्स ऑफ फ्यूचर में ही कर लूंगा, ठीक है, जो मैं अभी कुछ दिन बाद ही स्टार्ट करूंगा। लेकिन इतना जान लो कि जब भी आपसे मार्जिन जमा कर रहा है तो आपको यहाँ पर एक स्पैन के नाम पे ले रहा है और एक्सपोजर के नाम पे ले रहा है, कुल मिला के आपका इतना मार्जिन चार्ज करने के बारे में मार्केट आपको बता रहा है कि अगर आपको 250 शेयर्स में रिलायंस का फ्यूचर में आना है तो आपको इतना देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप इसमें ऑप्शंस में देखोगे, कॉल ऑप्शंस अगर किसी को बाई करना है तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ स्ट्राइक चूज करना पड़ेगा। स्ट्राइक में रिलायंस का क्या स्ट्राइक हो सकता है, अभी रिलायंस का क्या दाम चल रहा है? এখন স্যার 2500 সামথিং চলছে। রিলায়েন্স का 2500, তাহলে একটা ওরকমই স্ট্রাইক, কি? ঠিক আছে, তাহলে এটা 2500 ই নিয়ে নিই, 2500 জাস্ট একটা দেখার জন্য। इसमें ये शायद चेंज हुआ कुछ ऑप्शंस, এতটা তো হওয়ার কথা না। কম্বাইন্ড মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট नहीं, 250 इनिशियल मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, NFO ऑप्शंस 250। ऑप्शंस पे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है, ठीक है, मैं उसका एक्चुअली प्रीमियम का इश्यूज है, मैं उसको अभी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं पॉइंट में भी बात कर लेते हैं, बाद में इसमें चेक कर लेंगे। ऐसे तो आप लोग मार्केट में भी चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शंस में क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। ये बेसिकली प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करके इसका खेला होता है। अब मेन पॉइंट क्या है सर? पॉइंट ये है कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये जो फिजिकल सेटलमेंट है इसको एनफोर्स करने के पीछे ये जो स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, ठीक है, ये मेंटेन करने के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कैश शेड्यूल्ड हुआ करता था, ट्रेडर्स ओनली रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्पैन एंड एक्सपोजर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन लीड टू शॉर्ट सेलर्स बिल्डिंग अप एक्सेसिव शॉर्ट पोजीशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। शॉर्ट सेलर जो होता है ना, शॉर्ट सेलर माने वो क्या करते हैं, वो सेल करते हैं बाद में बाई करता है। सर ऐसा क्यों करता है और कब करता है? इसके पीछे आप लोग जो लोग ऑलरेडी काफी सारा क्लास करके आए हो उनको पता है कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। जिनको उतना डिटेल्स अभी तक मौका नहीं मिला सीखने का वो बाद में सीखेगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि शॉर्ट सेलिंग मार्केट में एक बहुत पॉपुलर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। स्पेशली जब मार्केट डाउन मूवमेंट किसी को दिख जाए या समझ में आ जाए तो वो शॉर्ट सेल करने के लिए आते हैं, या फिर एक्सपायरी टाइम पे काफी लोग शॉर्ट सेल के लिए रेडी होते हैं। जैसे एवरी थर्सडे है ना, कैसे थर्सडे के पहले सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है मार्केट में, क्या कहते हो? अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? আমাদের স্ট্র্যাটেজি গুলো করা হয় তো মানে এক্সপায়ারির আগে, তো ওই জন্য তখন একটু ভলিউম থাকে। हाँ मतलब बेसिकली मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, कोई कुछ कह रहा है, बोलो सर बोलो। এখন তো हाँ ডেলি এখন তো ডেলি এক্সপায়ারি মানে কোনো না কোনো ইন্ডেক্স ডেলি এক্সপায়ার হচ্ছে। হ্যাঁ ইন্ডেক্সের কথা বলছি না, আমি স্টকের কথা বলছি আপাতত, ঠিক আছে। মোটামুটি এভরি থার্সডে একটা স্কোয়ার মানে স্কোয়ারের একটা স্কোয়ার অফের একটা পজিশনস থাকে, ঠিক আছে। যেমন ধর এখানে যে এক্সপায়ারি ডেট গুলো আছে, এক্সপায়ারি ডেট তো একটা আছেই কি মান্থলি এক্সপায়ারি ডেট, আর একটা প্রত্যেক থার্সডে একটা এক্সপায়ারি থাকে যেটা মার্কেটে একটা রেগুলার বেসিসে এভরি উইক মার্কেটে একটা সেলিং প্রেসার ক্রিয়েট করে এটা, ঠিক আছে। এবারে সিচুয়েশনসটা কি হয় कि for the contract and can lead to short seller building up excessive short positions closer to expiry, artificially bringing down the price। तो जब मार्केट में एक्सपायरी टाइम आता है ना तो क्या होता है, शॉर्ट सेलर को लगता है कि हम लोग मार्केट गिरेगा और हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, तो वो एक्सेसिव शॉर्ट पोजीशंस ले लेते हैं। शॉर्ट पोजीशंस लेने का क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ एक अभी फिलहाल, ठीक है, जैसे अदानी में तो आप लोगों को पता ही है शॉर्ट सेलिंग का क्या प्रेशर चला है, ठीक है। पेटीएम में काफी शॉर्ट सेलिंग प्रेशर चला है, मैंने खुद किया, स्टूडेंट्स लोगों ने काफी सारे लोग किया, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको लगता है, मानो कि किसके बारे में बात किया जाए, चलो रिलायंस का ही ले लेता हूँ। जैसे ये सेल बटन दब गया, अगर किसी को लग रहा है कि रिलायंस गिरने वाला है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, छोटा मोटा रीजन हो या बड़ा रीजन हो, अगर किसी को लग रहा है कि रिलायंस गिरेगा तो वो क्या करेगा, रिलायंस में शॉर्ट सेल ट्रेड कर सकता है। तो मार्केट में जब ट्रेडर लोग, ठीक है, एक्सपायरी सिचुएशंस में आ जाते हैं ना तो उनको एक फीलिंग्स आ जाता है कि मार्केट गिरेगा और हम लोग शॉर्ट पोजीशंस ले लेंगे।
अब शॉर्ट पोजीशन ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि मार्केट मैनिपुलेशन हो जाता है। माने बहुत सारे लोग जब शॉर्ट पोजीशंस लेके मार्केट में बैठा रहेगा ना, तो मार्केट में पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का जो भी हो, वो एक ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव सेंटीमेंट ज्यादा क्रिएट करेगा, जो नॉर्मल मार्केट का जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन से भी ज्यादा हो जाएगा, माने एक मैनिपुलेटिव हो जाएगा क्योंकि एक्सेसिव शॉर्ट पोजीशंस हो जाता है। एंड विद द फिजिकल सेटलमेंट दिस ट्रेडर्स विल हैव टू बाय। अब देखो फिजिकल सेटलमेंट करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तुम जब सिर्फ कैश सेटल करते हो तुमको उतना मार्जिन जमा करने का जरूरत नहीं होता, तुमको कैश रिक्वायरमेंट जो है तुम्हारा वो कम पड़ता है। लेकिन अगर वही चीज 250 शेयर अगर किसी को 250 कर मानो एक एक शेयर का दाम मानो 3000 करके, तो 3000 करके 250 शेयर का दाम देने के लिए जब बोलेगा तब उनको थोड़ा सा चिंता हो जाएगा। लेकिन अगर वही 250 शेयर के लिए वो सिर्फ मार्जिन जमा करके खेल रहा है, ठीक है, 14% 15% जमा करके खेल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो मार्केट कहता है फिजिकल सेटलमेंट लाने के पीछे का मेन रीजन यही है कि मार्केट को इस तरह से जबरदस्ती मैनिपुलेशन करके आप नीचे नहीं ला सकते, इतना जरूरत से ज्यादा मार्केट मौका दे रहा था। पॉइंट इज दैट कि मार्केट आपको मौका दे रहा था, स्पेशली सेलर को। अब उस मौका को मार्केट थोड़ा सा कम करना चाहता है, क्योंकि इससे मार्केट का बैलेंस खराब हो रहा है। और ऊपर से मार्केट में और एक चीज भी अवेलेबल होते हैं, बोरोइंग मार्केट। ये जो एसएलवी बोल रहे हैं ना सर, एसएलवी मार्केट माने स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है, पैसा उधार देना, स्टॉक उधार देना, ऐसा होता है मार्केट में चलता है, ठीक है। द इक्विटी मार्केट और बोरो ऑन द एसएलवी मार्केट टू बी एबल टू डिलीवर द स्टॉक ऑन टू द काउंटर पार्टी। मतलब क्या होगा कि मार्केट में फिजिकल सेटलमेंट आने के बाद आपको पूरा का पूरा क्वांटिटी में खेलना है, आप वो मार्जिन जमा करके मिनिमम अमाउंट से खेल नहीं खेल सकते। इससे क्या होगा, ये जो मैनिपुलेशन टेक्निक है ना, मैंने मार्केट जरूरत से ज्यादा गिर जाना, शेयर का दाम 2500 चल रहा था, इतना ज्यादा शॉर्ट सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ कि मार्केट 2300 में चला गया। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को से भी चाहते हैं कि इसको कट शॉर्ट करे, और वो पहले से अभी हो रहा है, ठीक है। ये मैनिपुलेशन टेक्निक को खत्म करना चाहता है। अब आगे मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। मैं कुछ कहना चाहते हैं कोई, ऐसा लगा मुझे, बोलो। यस सर बोलो, कुछ कहना, क्वेश्चन था ऐसा लगा मुझे। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो सर। ऐसे तो मैं भी एग्जांपल लेना चालू नहीं किया, बट फिर भी एक बार पूछ रहा हूँ। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কেন ম্যানিপুলেশন হয়? হ্যাঁ ठीक है सर। बेसिकली जब टू मच सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा, तो टू मच सेलिंग प्रेशर में ऑटोमेटिकली शेयर का दाम कम ही होता है ना। जिस शेयर में बाई क्रिएट होता है उसका दाम बढ़ जाता है, जिस शेयर में सेल क्रिएट होगा उसका दाम कम होगा। ये नॉर्मल एक कैरेक्टर है। लेकिन ये अगर एक रेगुलर बेसिस में एक फोर्सफुली, ठीक है, मतलब विदाउट एनी प्रॉपर डिमांड सप्लाई सिचुएशन अगर हो ना, तो ये सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो ये जब अब अगर फिजिकल सेटलमेंट हो जाएगा, आपको पूरा पूरा पैसा चाहिए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में आप 15% मार्जिन में खेलोगे, आपको चिंता नहीं होगा। लेकिन आपको जब 3 लाख का 3 लाख ही देना पड़ेगा, तब आपको चिंता हो जाएगा, है ना। तो वही चक्कर है जिसके कारण गवर्नमेंट धीरे धीरे ये सिस्टम को डेवलप किया है, स्पेशली इन स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऑन एक्सपायरी वेरियस फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल्ड इन फॉलोइंग मैनर। जैसे टेक डिलीवरी, स्टॉक्स आर डिलीवर्ड टू योर डीमैट अकाउंट। पहले आप डिलीवरी लो, आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में सारा का सारा स्टॉक लो। लॉन्ग फ्यूचर्स, लॉन्ग आईटीएम कॉल, शॉर्ट आईटीएम पुट, जो भी आपका रहेगा। अब ये जो आईटीएम ओटीएम का खेल है, ये ऑप्शंस में बेसिक्स में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। जिनका हो गया है बहुत अच्छा, मौज करे, जिनका नहीं हुआ है वो आगे करेगा, चिंता ना करे सर, ठीक है। तो टेक डिलीवरी, स्टॉक्स आर डिलीवर्ड टू योर डीमैट अकाउंट, चाहे लॉन्ग फ्यूचर हो, लॉन्ग माने बाय बेसिकली, आईटीएम माने इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी ओटीएम होता है। अच्छा, गिफ्ट डिलीवरी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द स्टॉक टू द एक्सचेंज, जिसमें आप शॉर्ट फ्यूचर्स में क्या करोगे, मैंने शॉर्ट फ्यूचर बने आप सेलर बन रहे हो ना, you are required to deliver the stock to the exchange. Only ITM options will physically settled. If the options expire OTM, they expire worthless. सिर्फ ITM options physical settle होगा, अगर OTM है तो फिर वो worthless हो जाएगा and there would not be any delivery obligations. इस बात का ध्यान रखिएगा सर। Only ITM options जो रहेगा, अभी ITM OTM का खेल क्या है ये मैं स्ट्रेटेजी क्लास में वापस लूंगा, लेकिन जो लोग बेसिक्स नहीं है उनका बेसिक्स में भी करवाऊंगा। तो कुछ इस तरह का पोजीशन देखने को मिलता है सर, नेटेड ऑफ पोजीशंस, ठीक है। सब कैटेगरी में दिया है कि अगर किसी ने, इफ यू हैव मल्टीपल पोजीशंस, ठीक है, क्या होता है सर, स्ट्रेटेजी बना के जब खेला जाता है तो मल्टीपल पोजीशंस लिया जाता है। अब दिस सेम अंडरलाइन का, एक ही स्टॉक का, अंडरलाइन माने क्या होता है, एसेट, ठीक है।
जो पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स का आप ले रहे हो उसको अंडरलाइंग बोलते हैं, ऑफ द सेम एक्सपायरेशन डेट, एंड दे फॉर्म अ हेज। अब वो हेज करते हैं, डिपेंडिंग हेजिंग माने एक का बाई करो दूसरे का सेल करो, या सिमिलरली, ये सब स्ट्रेटेजी में सिखाया जाएगा, डोंट वरी। तो जस्ट आपको एक दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट लेग में अगर लॉन्ग फ्यूचर है, लॉन्ग माने फ्यूचर बाई किया आपने, फर्स्ट लेग में अगर आप शॉर्ट फ्यूचर है माने फ्यूचर सेल किया आपने, ठीक है सर, बहुत इजी है मार्केट में ये काम करना। आपको बस क्या करना होता है, से फॉर एग्जांपल किसी को रिलायंस को सेल करना है, तो रिलायंस फ्यूचर अगस्त फ्यूचर को सेल करेगा, तो पहला लेग में वो सेल कर रहा है, या फिर रिलायंस अगस्त फ्यूचर को बाई करना है, तो पहला लेग में वो बाई कर रहा है, तो बाई करेगा मैंने लॉन्ग फ्यूचर फ्यूचर कर रहा है, और सेल करेगा मैंने शॉर्ट फ्यूचर कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ ऑप्शंस में भी खेल सकता है, ये देखो, शॉर्ट करो आईटीएम कॉल, लॉन्ग करो आईटीएम पुट, ये सब स्ट्रेटेजी है सेकेंड लेग में, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, ये तो स्ट्रेटेजी के क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी मैं बताया, आगे और भी स्ट्रेटेजी क्लास होगा, बाकी है स्ट्रेटेजी क्लास। सिमिलरली आप अलग अलग पोजीशंस लेके ऐसे अपने आप को रख सकते हो, और एक्सपायरी के टाइम पे आपको ये सेटलमेंट करना पड़ सकता है। तो क्या बोल रहे हैं सर, इफ यू हैव एसबीआई जून फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉन्ग आईटीएम पुट ऑफ स्ट्राइक टू 200, ठीक है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक हिसाब दे रहा है सर। इफ यू हैव एसबीआई जून लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉन्ग आईटीएम, ये पुराना डेटा है, ये जो 200 180 दिखा रहा है ना सर, ये ओल्ड डेटा है, करेंट एसबीआई का प्राइस शायद अलग है। अभी का एसबीआई का प्राइस क्या चल रहा है, কত চলছে রে এসবিআই? 600 সামথিংটা হবে হয়তো, 610-15 এরকম। नॉर्मली नॉर्मल एसबीआई चल रहा है सर 616 स्पॉट मार्केट में। यही चीज फ्यूचर मार्केट में थोड़ा चेंज होगा, हल्का फुल्का चेंज तो होगा, 619 20 समथिंग कुछ तो होगा अगर बुलिश है तो कहने का मतलब इतना है बस। अभी अभी देखो, अभी 600 या 200 इज नॉट द मैटर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को समझो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको बताना चाहता है कि इफ यू हैव एन एसबीआई लॉन्ग फ्यूचर माने आप एसबीआई फ्यूचर बाई कर रहे हो, ठीक है, एंड लॉन्ग आईटीएम पुट, आईटीएम पुट माने एसबीआई का एक इन दी मनी ऑप्शंस को आप लॉन्ग कर रहे हो, लॉन्ग माने ये भी बाई है, ठीक है, ऑफ स्ट्राइक 200, माने जिसका बाई आप कर रहे हो उसका स्ट्राइक प्राइस है 200, लेकिन एसबीआई का स्पॉट मार्केट चल रहा था 180, ठीक है, स्पॉट मार्केट चल रहा है 180 और आप एक स्ट्राइक चूज कर रहे हो दैट इज 200 का। The long future positions will lead to take a delivery obligations and long put options to a given delivery obligation. This will be netted off your account and there would not be any physical delivery obligations. माने जब इस तरह का सिचुएशन रहेगा, आपके पास एक लॉन्ग फ्यूचर रहेगा, एक आपका लॉन्ग आईटीएम पुट रहेगा, तो जब सिचुएशंस मैच कर जाएगा तो उसको बोलते हैं नेटेड ऑफ कर देना, तब आप किसी को कोई फिजिकल डिलीवरी करने का जरूरत नहीं है। अब ये डिलीवरी करने का जरूरत क्यों नहीं है, ये तो आपको आगे आगे जब आप ट्रेडिंग करोगे या फिर जब मैं आपको स्ट्रेटेजी वगैरह और करवाऊंगा ना, तब आपको मैं क्लैरिटी दूंगा। यहाँ पर बस एक एग्जांपल दिया है कि जो ऐसे ऐसे लेख दिया है ना सर, इसमें क्या कर रहे हैं कि एक सिचुएशन के साथ दूसरे सिचुएशंस को मैच करके नेटेड ऑफ कर देते हैं, और उसमें आपको कुछ किसी भी तरह का डिलीवरी करने का जरूरत नहीं, ये बता रहा है अभी से भी। मार्जिन के बारे में भी बता रहा है कि सर व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट फॉर फ्यूचर एंड शॉर्ट ऑप्शंस you will require to maintain only the margin amount in your account. For long options, just the premium required to buy. However, this changes with physical settlement mechanism, where you are required to bring 100% of the contract value to take the delivery of the contract or bring in stock to give delivery. माने जिसको देना है वो स्टॉक को लाएगा डिलीवरी देने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द डिरेक्शन ऑफ योर ट्रेड। ब्रोकर इंट्रोड्यूस एडिशनल मार्जिन व्हेन सच पोजीशंस गेट क्लोजर टू एक्सपायरी। एक्सपायरी के आसपास करोगे तो ब्रोकर और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आपको बोलेगा। तो पॉइंट इज दैट कि ये मार्जिन और फिजिकल सेटलमेंट बड़ा कनेक्टेड है, मार्जिन का रिक्वायरमेंट और फिजिकल सेटलमेंट का एरिया बड़ा कनेक्टेड है, इसीलिए आपको एक आइडिया में अभी देने का कोशिश किया, लेकिन अभी भी मैंने आपको काफी सारा एग्जाम्पल जनरेट नहीं किया, ठीक है। तो अभी आपके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स डील करूंगा, तो धीरे धीरे देखो कि आपको ना और क्लैरिटी होगा, ठीक है। कैसे पता लगेगा, मैं आज आपको साथ ऑप्शंस रिलेटेड कुछ मार्क टू मार्केट एंड पीएल कैलकुलेशंस करूंगा, तो आपको ना एक और थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। एक्चुअली ये सभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर एरिया को समझने के लिए,
एनआईएसएम के अंदर आपको जो सेटलमेंट प्रोसीडियर, ठीक है, ये जो आपको मार्क टू मार्केट का जो एरिया यहाँ पर कवर कर रहा था ना सर, ये सब चीजों को समझाने के लिए, ये देखो सिंपल पढ़ोगे तो कई बार थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं सोचा कि एक तो फ्यूचर को मैं पहले ही बता दिया था, ऑप्शंस का मेरा बताना अभी भी बाकी है, तो ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जितना सारा थियोरेटिकल बात अभी थोड़ा हुआ, अब इसको देखो धीरे धीरे आपको कितना ईजी लगेगा। पेशेंस चाहिए सर, आई नो आप लोग पेशेंसफुल हो, बट थोड़ा सा समय दो। अच्छा देखो, तो एक सवाल जो बहुत ज्यादा ट्रेडर पूछते हैं, आई हैव सोल्ड एन ऑप्शंस एंड आफ्टर विच द ऑप्शंस प्रीमियम हैज गॉन अप, व्हाट इज माय लॉस। ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने अपना ऑप्शन सेल कर दिया एंड उसके बाद ऑप्शंस प्रीमियम बढ़ गया, तो मेरा लॉस का क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज माय लॉस। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर सवाल है, ये एक का नहीं हजारों का सवाल होता है। ठीक है, the question come up because people expect options to have a mark to market for options just like the future contract। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेली मार्क टू मार्केट हिसाब होता है ना, डेली मार्क टू मार्केट, ऐसा ऑप्शंस में ना मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होता है सर। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो वही चीज आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शंस में ऐसा क्यों नहीं होता है, और ऑप्शंस में तो पूरा खेल प्रीमियम का चलता है। तो लेट्स शिफ्ट फोकस बैक टू फ्यूचर फॉर ए मोमेंट। अभी कुछ देर के लिए मैं आपको फ्यूचर बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ऑप्शंस में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा फ्यूचर और उसके बाद ऑप्शंस में आएंगे। तो आप थोड़ा देखो कि रियल लाइफ में जब आप कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे, ठीक है, या फिर करते हो, तो आपको शायद आइडिया होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, चलो ये एग्जाम्पल आपको काफी हेल्प करेगा। इफ आई डिसाइड टू ट्रेड रिलायंस फ्यूचर, एग्जाम्पल दिया है एक, और ओरिजिनल एग्जाम्पल है, ठीक जैसे हम लोग मार्केट में करते हैं उसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो ये आपको काफी कनेक्ट करेगा। If I decide to trade Reliance future, I need to ensure I have the required margin in my account। अगर हम रिलायंस में फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड मार्जिन होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म मुझे मौका नहीं देगा। ठीक है, अब ये जिस तरह का आपको पता है ना, इस पे मैं क्या बताऊं, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, जिसको भी बाई करना होगा, सेल करना होगा, ये बॉक्स आ जाता है ना सर, ये बॉक्स आ जाएगा, ये बॉक्स के अंदर आपको ये सारा चीज दिख भी रहा है, वही चीज यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, जो इंट्राडे सिलेक्ट करेगा उसका इंट्राडे होता है, लेकिन आपको तो अभी इंट्राडे का कोई बात नहीं है, आप ओवरनाइट चलो ना। ठीक है, आप ओवरनाइट चलो। अच्छा, रिलायंस का अगर आपको फ्यूचर लेना है, तो जैसे यहाँ पर ये पुराना डेटा है सर, दिसंबर फ्यूचर, उस टाइम पे रिलायंस का दाम कितना चल रहा था, अरे करंट रेट के आसपास ही था, 2504। ठीक है, करंट रेट के आसपास ही बता रहा है, चलो अच्छा है, मैच कर गया, लेकिन ये डेटा पुराना डेटा है। तो यहाँ पर कितना शेयर बता रहा है सर, 250 क्वांटिटी में, तो प्राइस है 2504, क्वांटिटी है 250। ठीक है, और आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट बता रहा है 1,41,33। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का इक्वल हो रहा है, देखो तो एक बार हिसाब करके प्लीज मुझे थोड़ा बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के इक्वल हो रहा है, कितना है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कितना है और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है। 6,26,000 মতো হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ভ্যালু। अच्छा, मतलब ये टोटल में है, उसमें मुझे जमा करने के लिए कितना बोला जा रहा है, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, 1,41,33, तो जाके मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। ठीक है, 6,26,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, और अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में आना है, बाई करना है, बाई क्यों करना है सर, नॉर्मल एक सोचो, आप बाई तभी करना चाहते हो जब आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ है। अगर ये 2504 से, अगर आपको लगता है कि ये 2570 की तरफ बढ़ेगा या 2550 की तरफ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको फायदा है, तो भी तभी आप क्या करोगे, बाई के तरफ आओगे, है ना, और जो आपका डिफरेंस मिलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब आगे देखो आप, तो लॉट साइज इज 250 शेयर्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 6,26,175, जो ऑलरेडी आप लोगों ने मुझे बताया।
मार्जिन इज सिमिलर इवन इफ आई वांट टू शॉर्ट रिलायंस फ्यूचर। अगर मैं इसको बाई ना करके सेल करता तो भी ऑलमोस्ट सेम ही मार्जिन होता, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हो, चेक करना बड़ा आसान है सर। आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में जाओ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में टाइप करो, जैसे यहाँ पर रिलायंस अगस्त फ्यूचर, बाई के जगह सेल करो, ठीक है, आपको हिसाब दे रहा है, ठीक है। ये सेल का बता रहे हैं 90,130, और अगर मैं इसको बाई करता, अच्छा बाई में थोड़ा ज्यादा बता रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आ रहा है, इतना काफी है। अब आगे देखो खेल क्या है। मार्जिन कैलकुलेटर में स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन का पूरा डिटेल्स में फ्यूचर बेसिक्स में बता चुका हूं। अगर किसी को रिवाइज करना है तो वहां से कर सकता है, और जिसका अभी भी हुआ नहीं है, कभी नहीं किया, वो बाद में करेगा, वो मैं आऊंगा सर बेसिक्स में, डोंट वरी फॉर। अच्छा, अब आपको मैं जो चीज में लेके जा रहा हूँ, नाउ दैट पार्ट आई वांट टू थिंक अबाउट व्हाई फ्यूचर ट्रेडिंग अट्रैक्ट मार्जिन। To understand, you need to think about the core premise of future contract rather the core premise of forward contract. अच्छा, एक छोटा सा बात बता दूं, फॉरवर्ड और फ्यूचर में इतना सा फर्क है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में फर्क बस इतना है कि फॉरवर्ड मार्केट जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। ये पुराने जमाने में चलता था, जब ये सब एक्सचेंज वगैरह कोई नहीं था, तब फॉरवर्ड मार्केट ही चलता था, ठीक है। एक कॉमेडी बना के दो दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में चलता था, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम यही होता था कि पार्टीज जो है वो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता था। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन फुलफिल होगा, इसका गारंटी आ गया है। तो बस यही बात कहना चाहता है सर कि फ्यूचर सर एसेंशियली इम्प्रोवाइजेशन ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो चाणक्य के समय में भी इतिहास में लिखा गया है सर, ऐसे कोई चाणक्य के समय में भी काफी सारा मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ करता था, एक्सचेंज था या नहीं था डोंट नो सर, बट चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम का बात है, तो उस टाइम पे भी ना ये फार्मिंग एग्रीकल्चरल लेवल में फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। इसके बारे में बेसिक्स में काफी बात कर चुका हूँ। अच्छा, द अंडरलाइंग प्रीमाइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज दैट बायर्स एंड सेलर्स एग्री टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टुडे एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस एंड क्वांटिटी। एक बायर और एक सेलर एक प्री डिसाइडेड प्राइस एंड क्वांटिटी में डील करना चाहता है। प्री डिसाइडेड, जो फ्यूचर में दाम होगा उस पे नहीं, फ्यूचर में जो भी होगा उसके ऊपर बेस करके आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स हैपेंस एट अ डेट सेट इन फ्यूचर। माने गुड्स का जो सेटलमेंट होगा, जैसे गोल्ड का एग्जांपल दिया था, वैसे ही स्टॉक का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, वो फ्यूचर में होगा, आज नहीं होगा। सेटलमेंट होगा फ्यूचर में, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई प्रेस दैट बटन बाय बटन एंड बाय रिलायंस फ्यूचर टुडे, then it implies I get the delivery of Reliance shares from Reliance future sellers on contract expiry in December। जैसे ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने है रिलायंस का, दिसंबर 31 का हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। रिलायंस का दिसंबर 31 का एक्सपायरी डेट का हिसाब बता रहे हैं, आप आज का भी देख सकते हो। तो ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम जो भी बंदा बाई बटन दबा रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेडर इसमें आके बाई बटन दबा रहे हैं, तो बाई बटन दबाने के टाइम पे उनके मन में क्या चल रहा है वही बात कर रहे हैं सर। सपोज आई प्रेस दैट बाई बटन एंड बाई रिलायंस फ्यूचर टुडे, दैट इन इंप्लाइज आई गेट द डिलीवरी ऑफ रिलायंस। इसका मतलब ये होता है कि मुझे रिलायंस का शेयर मिलेगा। किससे मिलेगा? जो रिलायंस का फ्यूचर सेलर है, ठीक है, on contract of expiry in December. Of course, assuming I hold the contract till expiry, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा। सर बीच में पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, बट यहाँ पर फिलहाल आप समझो कि आप एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हो। Now, for a moment, assume on the contract expiry day, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ रिलायंस, मैं रिलायंस का डिलीवरी ना लेके आई वॉक अवे फ्रॉम माई ऑब्लिगेशंस, मैं अपना ऑब्लिगेशन से भाग गया। आई वॉक अवे फ्रॉम माई ऑब्लिगेशन, मैंने मुझे एक्चुअली रिलायंस का डिलीवरी लेना था और बदले में मुझे सेटलमेंट करना था, लेकिन अगर मैं नहीं लिया, वॉकिंग अवे फ्रॉम द ऑब्लिगेशन इंप्लाइज दैट द पर्सन हु सोल्ड द फ्यूचर टू मी, मैंने जो रिलायंस का फ्यूचर सेलर है, जिनके साथ एक्सचेंज मुझे मैच करके मिला रहे हैं, जोड़ी मिलाने का काम एक्सचेंज का है ना, उसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाते, जोड़ी मेकर है।
बायर को सेलर से जोड़ेगा, ये उनका काम है। दैट इज माई काउंटर पार्टी, उनको काउंटर पार्टी भी बोलते हैं। इज लेफ्ट विथ एन ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास एक ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। द पर्पस ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज लॉस्ट, है ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही खत्म हो जाता है एंड एक्सचेंज कैन नॉट अफोर्ड टू लेट दिस हैपन। और इसका जो खामियाजा है, इसका जो लॉस है ना, अगर कोई भी बोलेगा कि नहीं भाई मुझे ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करना है, ना तो स्टॉक का डिलीवरी लेना है, ना तो पेमेंट करना है, ना तो डिलीवरी देना है, तो फिर एक्सचेंज क्या करेगा बैठे बैठे? हाँ, बांग्ला बोले ना ताले कि আমি বসে বসে কি করব। ठीक है, अब डैश लगा दो सर, मैं तुम लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, कुछ बातें क्लास में नहीं बोला जा सकता, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मतलब एक्सचेंज तो ऐसे ही तो झक मारने तो नहीं बैठा है। द एक्सचेंज ओवरकम्स द डिफॉल्ट ऑफ द काउंटर पार्टी। ठीक है, एक्सचेंज अपना काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट को ओवरकम करना चाहता है बाई चार्जिंग अ मार्जिन एंड रनिंग अ पीएल मार्क टू मार्केट। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में मार्क टू मार्केट करके डेली बेसिस में डेबिट क्रेडिट को हिसाब कर देता है। ये बात आपको पहले भी पता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो काउंटर पार्टी रिस्क है ना, ये काउंटर पार्टी रिस्क के कारण ही मार्जिन का जरूरत होता है। ठीक है, अगर काउंटर पार्टी इतना अच्छा होता सभी कोई, तो फिर एक्सचेंज बोलता ठीक है भाई अभी से कुछ पैसा मत दो, जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन देखा जाएगा, सब कुछ अपना अपना ऑनेस्टली काम निभा लेना, जिसको डिलीवरी देना है डिलीवरी दे देना, जिसको पेमेंट लेना है पेमेंट ले लेना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ना, क्योंकि एक्सचेंज को फिर बाद में संभालना पड़ता है। तो मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट के बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सच देयर इज नो काउंटर पार्टी और डिफॉल्टर्स। ठीक है, of course there is a price risk but that's another thing altogether. Exchange prevent default in two ways. या तो आपका मार्जिन ब्लॉक करेगा, that they block a margin when buyers and seller enter a future trade, and the exchange also runs a daily mark to market process. मतलब एक्सचेंज यही चाहता है कि ताकि कोई काउंटर पार्टी और डिफॉल्ट रिस्क ना हो, and margin ensure there is a skin in the game, and the mark to market process ensure that daily profit and losses are credited and debited to the relevant parties. बायर के साथ सेलर का जो भी डील चल रहा है, रेलिवेंट पार्टीज को उसका अपना अपना मिले। और इसके बारे में हम लोग बेसिक्स ऑफ फ्यूचर में भी काफी डिटेल्स में बातचीत करेंगे या कर चुके हैं, जिसके लिए जैसा हो एप्लीकेबल कर ले। सर अब तो फ्यूचर रिलेटेड बहुत बात कर लिया आपने, ऑप्शंस रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, है ना। ऑप्शंस बायर का कुछ खेल समझो सर। सर समझ में आ रहा है ना सबको? प्लीज टेल मी सर, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। নন্দন আজকেও কি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? অরিত আর নন্দনকে জিজ্ঞেস করবো একটু, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে আজকে অনেকটা ঠিকঠাক লাগছে তো? ঠিক আছে, আমি বেসিক স্টার্ট করলে আরো আরো খুবই সুবিধা হয়ে যাবে, বাকিদের বোঝা উচিত কারণ বাকিরা করেছে সবকিছু আগে। अच्छा, अब ऑप्शंस बायर का बात कर रहा हूँ। प्लेस योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द बायर ऑफ एन ऑप्शंस। अब अपने आप को एक ऑप्शंस बायर के जूती में अपने पैर रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, टू बाय ऑप्शंस यू पे अ प्रीमियम, है ना। जब आप बाय ऑप्शंस बाय करते हो तो आप एक्चुअली प्रीमियम पे करते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हो। जब भी आप ऑप्शंस बाय के लिए जाओगे मार्केट में, आपको देखना आपको पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ता है, आपको बस प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। जो भी करते हैं मार्केट में ट्रेडिंग उनको पता है, जो नहीं करते वो देख लो फिलहाल, बाद में करोगे तो और देख लो, मतलब हैंड टू हैंड देख लेना। You pay premium times the lot size times and the number of lots in the total cash required to purchase an options. एग्जाम्पल भी दिया है, सिमिलर वही रिलायंस का एग्जाम्पल यूज कर रहा है। कोई बात नहीं सर, हमें क्या लेना देना, एग्जाम्पल कुछ भी हो। रिलायंस का दिसंबर 2021 का एक स्क्रीनशॉट दिया गया यहाँ पर, तब भी रिलायंस 25 तो चल रहा था। ये कोइंसिडेंस है ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि आज भी रिलायंस उसी रेंज में चल रहा है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है हमेशा। अच्छा, तो 2500 और इधर 250 क्वांटिटी। अब रिलायंस का ये सीई है, कॉल ऑप्शंस है, ठीक है, दिसंबर का एक्सपायरी है, 250 क्वांटिटी का लॉट साइज है। लेकिन क्या आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? जैसे फ्यूचर में आप 2500 का शेयर है, 250 करके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, बट इसमें देखो, इसमें आपका 250 क्वांटिटी, प्राइस है 76 का। ये 76 क्या है सर? प्रीमियम है। प्रीमियम का क्या चक्कर है, इसका तो पूरा डिटेल्स में चर्चा होगा ना, या मैंने
हो चुका है जिनके लिए ये मैं बात करूंगा कि सर ये प्रीमियम क्या खेल खेलता है और प्रीमियम के पीछे का कहानी क्या है। फिलहाल मैं प्रीमियम के पीछे की कहानी में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस टीएल कैलकुलेशंस वगैरह में बात करूंगा। तो ऑप्शंस में क्या है, यही सुविधा होता है सर, आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है पैसे का, आप कम पैसे में मार्केट में आ सकते हो। दैट इज वाई ऑप्शंस मार्केट वैल्यू पे काम चलेगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट में काम चलेगा, लेकिन आप कम अमाउंट से भी मार्केट में खेल सकते हो। वही 6 लाख 6.5 लाख का वैल्यू है, लेकिन फिर भी आप खेल रहे हो कितने में, 250 क्वांटिटी एक लॉट का, 76 का प्राइस, मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना बता रहा है सर, यहाँ पर तो बता रहे 19,000। ऐसे क्या 250 इंटू 76 कितना होता है, 19,000 होता है क्या? স্যার এখনো রিলায়েন্সের 2500 সির প্রাইসই চলছে 700 টাকা। কিসের প্রাইস চলছে 700 টাকা? মানে 700 টাকা চলছে এখন ওই রিলায়েন্স 2500 সির প্রাইস। আচ্ছা এখন হ্যাঁ স্যার, আর রিকোয়ারমেন্ট চলছে 19,200 সামথিং, মানে পুরো ফুল কোইন্সিডেন্ট চলছে। পুরো কোইন্সিডেন্স হয়ে গেছে। রিলায়েন্স 2500 বললি হ্যাঁ স্যার সেম। অগস্টের কল অপশনস? দেখাচ্ছে না কেন, কি ভুল লিখলাম? বাই করব না সেল করব? বাই। 2577 টাকা প্রাইস চলছে, মানে প্রিমিয়ামটা। এখানে আমার মার্জিনটা আপডেট দিচ্ছে না কেন? 19,200 সামথিং দেখাচ্ছে আমার কাছে তো। আমার এখানটাতে আপডেট হচ্ছে না, সেটা প্রবলেম আছে। হ্যাঁ 19,000 তো লিখেছি, 19,275, তাই তো? मैंने ऑलमोस्ट मैंने ये डेटा पुराना है सर, 2-3 साल पुराना डेटा है, लेकिन जहां से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और अभी मार्केट में भी वही चीज दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ही चल रहा है। चलो ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गया। नाउ पॉइंट इज दैट सर अभी हम लोग अगर बाई करेंगे, आज के डेट में भी बाई करेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर लग रहा है। अब आप देखो कि कॉल ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग है वो है 76, ये प्रीमियम है। मैं प्रीमियम अप डाउन का क्या खेला है इसके लिए तो ऑप्शन चेन में आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे ना, इसके अंदर आपको ये प्रीमियम नजर आएगा स्टॉक का, जैसे निफ्टी का है, ठीक है, आप यहाँ पर स्टॉक सिंबल से भी चूज कर सकते हो। रिलायंस का है तो रिलायंस का ले लेना। कहाँ रे रिलायंस? आर दिखा किसी को, ये रहा रिलायंस, ये देखो सर रिलायंस का ऑप्शन चेन है ये। इसमें प्रीमियम करेंटली जो रेट जिस मतलब कॉल ऑप्शंस के आसपास हम देख रहे थे आईटीएम एंड एटीएम एरिया में, उसमें आप देख सकते हो सर ये भी 77 ही दिख रहा है लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम। आज तो संडे है, सो पॉइंट इज व्हाट। और बाकी ऊपर नीचे आप देख सकते हो कभी प्रीमियम बढ़ जाता है कभी प्रीमियम घट जाता है, इसके पीछे पूरा मार्केट डिमांड सप्लाई है। और ये रीजंस मैं काफी बार बोल चुका हूँ और बेसिक्स में वापस में बोलूंगा, ठीक है। तो उसके लिए जिनका नहीं हुआ है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। कॉल ऑप्शंस का ट्रेडिंग है 76, लॉट साइज है 250, तो 250 करके 76 का आपका टोटल हो रहा है 19,000। एज लॉन्ग एज आई हैव 19,000 इन माय अकाउंट आई कैन बाय द रिलायंस 2500 कॉल ऑप्शंस। सिंपल बात है, अब ज्यादा गहराई में नहीं जाते, सिंपल इतना समझ लेते हैं। अगर मेरे पास 19,000 है तो मैं 2500 कॉल ऑप्शंस परचेज कर सकता हूँ रिलायंस का। इन ए सेंस दिस इज अ कैश एंड द कैरी डील। कैश एंड कैरी मैंने डिलीवरी भी बोलते हैं, कैश एंड कैरी मैंने डिलीवरी ऑल्सो। कई बार देखना, ये देखो सर ओवरनाइट लिखा है ना, ओवरनाइट के साथ यहाँ पर एनआरएमएल भी लिखा है, मैंने नॉर्मल माने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ओवरनाइट, किसी किसी जगह में इसको कैश एंड कैरी भी बोल देते हैं। और ये रहा इंट्राडे या फिर एमआईएस, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, या फिर इंट्राडे, ये सेम डे में होता है तो उसको इंट्राडे बोलते हैं।
तो मेरे पॉकेट में अगर इतना रहेगा तो हम इसका कॉल ऑप्शंस बाय कर लेंगे। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय एन ऑप्शंस एंड गेट इनटू एन ऑप्शंस एग्रीमेंट 19,000 इन दिस केस। द मैक्सिमम रिस्क फॉर द बायर क्या है? 19,000। मतलब आपका चिंता किस बात का है? 19,000 का ही चिंता है। अनलाइक बाइंग फ्यूचर द रिस्क इज नॉट ओपन एंडेड। यहाँ पर थोड़ा सा खेल है सर। जैसे हम लोग जब फ्यूचर बाई कर रहे थे तो उसमें एक ओपन एंडेड रिस्क था। व्हेन यू बाय एन ऑप्शंस रिगार्डलेस ऑफ कॉल और पुट, चाहे कॉल ले लो या पुट, जैसे ये कॉल था, टी माने कॉल, ये सी की जगह अगर पी होता तो पुट होता, ठीक है। तो सवाल है कि सर, एंड सिंस इट्स अ कैश एंड कैरी डील देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ डिफॉल्ट। इसमें डिफॉल्ट तो नहीं होगा, डिफॉल्ट का चांसेस नहीं है क्योंकि ये कैश एंड कैरी डील है। एंड गिवन दैट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज जीरो फॉर एन ऑप्शंस बायर, डू यू थिंक इट मेक्स सेंस टू ब्लॉक मार्जिन फॉर एन ऑप्शंस बायर? इट डज नॉट मेक सेंस इन डूइंग सो फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर मार्जिन अगर मतलब डिफॉल्ट रिस्क नहीं है ना, तो मार्जिन ब्लॉक करने का क्या है? नहीं है। अब आगे बात को देखो, बट इज देयर ए नीड टू मार्केट द डेली प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द ऑप्शंस बायर? शिफ्ट गियर्स एंड थिंक अबाउट द ऑप्शन सेलर। अब आप धीरे धीरे ऑप्शन सेलर की तरफ चिंता करो, फिर बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फॉर एन ऑप्शन सेलर वी नो द रिस्क इज सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू एन ऑप्शंस बायर। इसका बेसिक में चर्चा है सर, ऑप्शन बेसिक्स में। समझ गए जो लोग ऑप्शन बेसिक कर चुके हो कि सेलर को क्यों रिस्क है? सेलर का रिस्क अनलिमिटेड है ना लॉस का? याद करे सर। স্যার हाँ बोलो सर बोलो। সেলারদের লসটা আনলিমিটেড বলতে আমি যেটা পড়ছিলাম, যেখানে কল সেলারদের কিন্তু আনলিমিটেড লস হয়, কিন্তু পুট সেলারদের লসটা না, স্ট্রাইক হ্যাঁ। প্রাইস মাইনাস যে প্রিমিয়ামটা রিসিভ করে সেইটা হয় ওদের। হ্যাঁ সেইটা হয়। আমি নর্মাল কল সেলারদের কথা বলি। আমরা তো অনেকগুলোই পয়েন্ট অফ ভিউ দেখে এসেছি, ঠিক আছে। আমি এখন ওদের ডিটেলসে যেতে চাইছি না কারণ ব্যাপারটা হেজে যাবে, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি আমি বলতে চাইছি কি সেলারদের একটা রিস্ক অ্যামাউন্ট বেশি থাকে, ঠিক আছে, বেসিক্যালি लॉसेर क्षेत्र। अब देखो बात को समझो, अब ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जब बेसिक्स वापस मैं डिस्कस करूंगा तब फिर से एक बार देखूंगा। तो फॉर एन ऑप्शन सेलर वी नो द रिस्क इज सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर्ड टू एन ऑप्शंस बायर एंड इट इज सिमिलर टू अ फ्यूचर ट्रेडर रिस्क। The risk of option selling is open-ended and that introduce the risk of default as well. Since the risk profile of an option seller is similar to the future seller, the exchange levies a margin to option seller to counter the default risk. For example, if I had to sell Reliance 2500 call options, the margin I need to bring to table, कितना margin जमा करना पड़ेगा? देखो 2500 अगर रिलायंस का शेयर सेल करना है, ऑप्शन सेल करना है, तो आपका मार्जिन अमाउंट ज्यादा है कॉल ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि इनका रिस्क का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका रिस्क क्यों ज्यादा है ये चर्चा तो मैं बेसिक्स में किया, ठीक है, ये चर्चा में बेसिक्स में किया। फिलहाल इतना जानो कि सेलर के केस में रिस्क हाई है, जिनको पता है या नहीं है। तो 250 और इधर आपका 76 का प्राइस बता रहा है, लेकिन आपको मार्जिन कितना जमा करना पड़ता है? 1,36,530। अभी एक बार चेक करके देखो तो कितना बता रहा है, मतलब लाइव में। इसमें मुझे बता रहे हैं अगर रिलायंस का अगस्त फ्यूचर को सेल करना है तो फिर आपको मार्जिन जमा करना पड़ेगा 1,18,580। सवाई देखते पाচ্ছে? हेलो, हाँ सर। इसका मतलब क्या? इसका एक छोटा सा चीज तो समझ में आया ना कि जब आप बायर बन रहे हो तो रिस्क कम है सर, क्योंकि बायर से डिफॉल्ट होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा पे कर दिया, ठीक है, तो फिर उसका मार्जिन ब्लॉक करने का और क्या है। लेकिन सेलर के केस में एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ। सेलर एक्चुअली प्रीमियम रिसीव करता है बायर से और बायर प्रीमियम पे करता है। तो सेलर के तरफ से रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है ना तो सेलर का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो सेलर की तरफ से रिस्क हाई हो जाता है और इसके कारण सेलर का मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होता है।
अब आगे आप इसका सेटलमेंट इश्यूज को थोड़ा सा देखो। तो आपने दोनों एंगल से देखा, स्क्रीनशॉट से जो लिया गया था और लाइव में भी आपने देखा कि किस तरह से सेलर का मार्जिन अमाउंट हाई हो गया। However, unlike the future contract, there is no mark to market in option. In future, both buyer and seller have to put in a margin to enter the trade. But in options, only the seller puts in a margin. The buyer pays the premium in full. Margin seller पे करता है सर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात करूं जब, ऑप्शंस में मार्जिन पे करता है सेलर। सेलर से जो लिया जाता है उसे मार्जिन कहते हैं, और बायर जो पे करते हैं वो प्रीमियम करते हैं, फुल प्रीमियम पे करते हैं। If there was a mark to market in options, it implies that the notional profit or loss should be, notional माने जो notional का मतलब होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको notional का सिंपल क्या मतलब निकालो, एस्टिमेटेड बोल सकते हो आप, ठीक है। notional बेसिक मतलब होता है एस्टिमेटेड। So it implies that the notional profit or loss should be credited or debited to the options buyer. However, the options buyer has not placed any margins on the exchange. मतलब ऑप्शंस बायर ने यहाँ पर कोई मार्जिन जमा नहीं किया, उसने सिर्फ प्रीमियम पे किया। इसलिए मार्क टू मार्केट यहाँ पर करेंगे तो पूरा सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। Hence there is no concept of mark to market because दोनों सिस्टम अलग है। सेलर से जो लिया जा रहा है वो मार्जिन है और बायर से जो लिया जा रहा है वो प्रीमियम है। इसीलिए मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट ऑप्शंस के केस में नहीं रखा जाता। The fact there is no mark to market triggers another common question. How are profits and losses settled in options? Now the big questions कि अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस फिर कैसे सेटल होगा ऑप्शंस में। बायर के केस में देखते हैं ऑप्शंस पीएल फॉर द बायर। ऑप्शंस पीएल इज ए प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बायर के एंगल से बात कर रहा हूँ। एंड द लैक ऑफ मार्क टू मार्केट मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर्स पीएल। मतलब ये बहुत इजी है कंपेयर टू फ्यूचर मार्केट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है। सर कैसे इजी है, रुक जाओ सर। The complications in understanding the options PL stems from the multiple market scenarios for the positions you have. Hence is what I mean by call options में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास दो चीज होते हैं। आपको मैं ऑप्शन चेन में भी कई बार बताया कि हम लोग या तो कॉल में खेले या फिर पुट में। ये सब बेसिक्स में काफी डिटेल्स में चर्चा रहा है। कॉल बाय कर सकते हो, मैंने कॉल में लॉन्ग शॉर्ट दोनों हो सकता है, पुट में भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों हो सकता है। बट द क्वेश्चन इज दैट लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, माने शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग माने बाई करना, माने ये बेसिकली पहले बाई करना बाद में सेल का कॉन्सेप्ट को बताते हैं। इसमें पहले सेल करना और बाद में बाई करने का कॉन्सेप्ट को बताते हैं। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, या तो आप होल्ड टू एक्सपायरी या फिर क्लोज बिफोर एक्सपायरी। एक्सपायरी तक होल्ड करने का कॉन्सेप्ट आ सकता है या फिर एक्सपायरी से पहले क्लोज करने का कॉन्सेप्ट आ सकता है, दोनों केस में। अब आगे देखते हैं खेल क्या होता है। ट्रेडर कैन गो लॉन्ग माने बाई करना, ठीक है। लॉन्ग कॉल ऑप्शंस और शॉर्ट ऑन द कॉल, पोस्ट विच द ट्रेडर कैन डिसाइड टू होल्ड द पोजीशंस अप टिल द एक्सपायरी और क्लोज द पोजीशंस बिफोर एक्सपायरी। द पीएल इन ईच केस वैरी, दोनों केस में पीएल वैरी कर सकता है। द सेम गोज विद द पुट ऑप्शंस, सेम थिंग पुट के केस में भी हो सकता है। एज एन ऑप्शन, अब कॉल और पुट का बेसिक लेवल में अगर कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, तो फिर से जब मैं बेसिक स्टार्ट करूं तो वो फिर से कर सकता है। As an options trader, you need to get comfortable with PL calculation in each of these cases. But the good thing is that we can generalize the PL for both long and short trade for instances where the trader closes the positions before expiry. For trades held to expiry, physical settlements kicks in. अगर आप पहले क्लोज कर लेते हो तो नॉर्मल सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप टिल एक्सपायरी तक करोगे तो फिजिकल सेटलमेंट आ जाएगा, and making it slightly tricky to understand because वही आपको शेयर पूरा चाहिए होता है, तब जाके सेटलमेंट प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको हेल्प करेगा, बाकी जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना स्ट्रेटेजी वगैरह करेंगे और हेल्प हो जाएगा। फिलहाल कुछ एग्जांपल्स है, मार्केट को 2 मिनट समझने का कोशिश करते हैं। If the trader decide to close the options before expiry, not till the expiry, we can generalize the PL for a long option trader. Long options में मैंने मानो कि आपने कॉल या पुट जो भी है आपने बाई किया था, तो PL का जो डिफरेंस है वो देखना है। डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रीमियम,
इनटू लॉट साइज इनटू नंबर ऑफ लॉट्स। एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि आपने रिलायंस का 2 लॉट बाई किया 2500 करके, सॉरी 2500 कॉल ऑप्शंस का 76 का प्रीमियम, मैंने आपका एक्चुअल प्राइस है 76 और लॉट का साइज होता है, जैसे अगर नॉर्मली एक एक लॉट का साइज 250 करके चल रहा है, तो 250 लॉट साइज है और 2 लॉट है और आपने 79 में 76 में आपने प्रीमियम लिया था, अब आगे जाके क्या हुआ, प्रीमियम बढ़ गया, फ्यू आवर्स लेटर 79 हो गया प्रीमियम। सर प्रीमियम क्यों बढ़ता है और प्रीमियम क्यों गिरता है, ये अलग चर्चा का विषय है, बट आप मान के चलो कि मार्केट का बुलिशनेस, बियरिशनेस, डिमांड सप्लाई इसी के ऊपर खेल है। तो अगर प्रीमियम वैल्यू 76 से 79 हुआ, आपका हिसाब क्या बन रहा है, सिंपल है ना, 79 माइनस 76 मैंने 3% प्रीमियम में प्रॉफिट, 250 का एक लॉट और 2 लॉट के लिए कितना, 250 का एक लॉट तो 2 लॉट के लिए कितना, तो आपने यहाँ पर हिसाब लगा लो 1500, ऑफ कोर्स 1500, और उसके अगर कुछ चार्जेस आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से ले रहा है तो उससे माइनस करना है। द पीएल कैलकुलेशन इज द सेम फॉर लॉन्ग पुट ऑप्शन स्क्वायर्ड ऑफ बिफोर एक्सपायरी। अगर कोई लॉन्ग पुट में भी करेगा, ठीक है, तो भी लॉन्ग कॉल हो या लॉन्ग पुट, सभी केस में कॉल एंड पुट ऑप्शन शॉर्ट क्लोज बिफोर एक्सपायरी। आगे देखे जरा, एज यू नो वेदर ए ट्रेडर शॉर्ट एन ऑप्शन, शॉर्ट माने सेलर बन रहा है वो, रिगार्डलेस ऑफ कॉल और पुट, उसका मार्जिन ब्लॉक होगा। शॉर्ट सेलर जो बनता है माने जो पहले सेल करता है माने सेलर बनता है, ठीक है, जिसको मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करते हैं। when a trader shorts an options, margins are blocked to the extent span plus exposure. Margin charged is a function of a premium price and the volatility of the underlying. Margin जो चार्ज होता है इसके पीछे दो चीजें चलते हैं, एक प्रीमियम का प्राइस का कॉन्सेप्ट चलता है और एक अंडरलाइन का वोलेटिलिटी, माने मार्केट में जो उसका रेगुलर फ्लक्चुएशंस का बेसिक्स। तो इसके ऊपर तो सिर्फ वोलेटिलिटी पे हम लोग क्लास करते हैं, ये है कि नहीं किए वोलेटिलिटी, भूले तो नहीं आप लोग, जो लोग कर चुके हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, याद है सबको वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशंस, सिग्मा की पीयूष मोने আছে तुम्हें হ্যাঁ স্যার के सर। तो मार्जिन चार्ज जो है इसके पीछे मेनली मार्केट का स्टॉक का वोलेटिलिटी एक डिपेंड करते हैं और प्रीमियम प्राइस। जनरली मार्जिन इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ द ऑप्शंस मूव अगेंस्ट योर पोजीशन और वोलेटिलिटी इंक्रीज, ये दोनों कारण चलता है प्रीमियम मार्जिन इंक्रीज के पीछे। बोथ डोंट नीड टू हैपन, मार्जिन कैन इंक्रीज इवन इफ वन ऑफ देम ऑकर्स, माने या तो वोलेटिलिटी इंक्रीज करे या फिर प्रीमियम प्राइस में आपके पोजीशंस के अगेंस्ट में जाए तो भी प्रीमियम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एज्यूम यू रोट और सोल्ड, माने एक्चुअली सेल करना और राइट करना एक ही बात होता है, ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज दोनों यूज होता है, इसको राइट को रोट बोल रहे हैं और सेल को सोल्ड बोल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एज्यूम यू रोट और सोल्ड द रिलायंस 2500 पुट ऑप्शंस एट 80, ठीक है, मैंने 80% प्रीमियम का बात कर रहे हैं सर, लॉट साइज 250 है। इफ यू सेल द पुट ऑप्शंस वोलेटिलिटी स्टेज द सेम, वोलेटिलिटी सेम है, वोलेटिलिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं है। इन सिंपल वोलेटिलिटी माने अपने एवरेज पोजीशन से मार्केट कितना अप डाउन कर रहा है, ठीक है, अपने एवरेज पोजीशन से मार्केट कितना अप डाउन कर रहा है, ये सिंपल तरीके से वोलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करने का एक सिस्टम है। बाकी डिटेल्स तो आप लोगों को पता ही है, ऑप्शंस ग्रीक भी यहाँ पर खेल खेलता है। तो वोलेटिलिटी स्टेज द सेम बट 130, तो ये एक्स्ट्रा जो 50% प्रीमियम बढ़ गया, क्यों बढ़ा, वोलेटिलिटी सेम है तो क्यों बढ़ गया, तो मार्जिन आल्सो इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली बाय 12,500, मतलब नॉर्मल मार्जिन जो था वो 50% में बढ़ गया, मैंने 12,500 में। क्यों 12,500 कहां से आया सर, पहले 80 रुपीज प्रीमियम था, अब 130 हो गया, अब 250 लॉट का साइज है, 50% प्रीमियम बढ़ गया है, तो फिर आपका मार्जिन अमाउंट भी बढ़ जाएगा। ये बेसिकली ड्यू टू वोलेटिलिटी इंक्रीज के कारण भी हो सकता है या फिर प्राइस ऑफ द ऑप्शंस मूव अगेंस्ट योर पोजीशन, उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों रीजन चलता है। बाकी प्रीमियम क्यों बढ़ता गिरता है इसके पीछे तो हम लोग पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करके रखे हैं क्लास के अंदर, जिनको याद नहीं है वो रिवाइज करे कि सर प्रीमियम के ऊपर मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, ये सब एरिया में काफी बातचीत हुआ है। अच्छा, लेट्स से आफ्टर यू राइट द ऑप्शंस वोलेटिलिटी शूट्स अप, जैसे आपने राइट किया सेल किया
वोलेटिलिटी बढ़ गया मार्केट में एंड द प्राइस रिमेन्स द सेम, देन अगेन द मार्जिन इंक्रीज। प्राइस सेम है पर फिर भी मार्जिन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गया। Having said that, as you know, when volatility rises, option premium increases. ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं जब हम लोग वोलेटिलिटी का डिस्कशन किए थे, और फिर से करेंगे जिन लोगों का नहीं हुआ है या जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप आगे देखें, अगेन सेल कर रहे हैं रिलायंस, मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए जा रहे हो आप, 250 आपका लॉट है, प्राइस आपका 76 बता रहा है, मार्जिन आपका 1,36,000 बता रहा है। तो शॉर्ट और राइट रिलायंस 76 प्रीमियम का मार्जिन जमा करना है 1,36,530। नाउ आफ्टर आई राइट दिस ऑप्शंस, इमेजिन द प्राइस इंक्रीज टू 126, माने 50% ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा मार्जिन 12,500 हो जाएगा, माने 1,36,530 तो आप दे ही रहे थे, अब आपको और मार्जिन जमा करना पड़ेगा 12,500 में एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा 1,49,030। एट दिस पॉइंट ब्रोकर विल नोटिफाई टू ब्रिंग एन एडिशनल मार्जिन। ब्रोकर आपको बोलेगा कि एडिशनल मार्जिन लाओ, बिकॉज द परसेंटेज मार्जिन यूटिलाइजेशन इज वो ज्यादा हो गया। 1,49,030 डिवाइडेड बाई 1,36,530 जो आपका पुराना मार्जिन है, करेंट मार्जिन डिवाइडेड बाई मार्जिन एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जिस टाइम पे आप सेल किए थे उस टाइम का मार्जिन और अभी का मार्जिन, इसमें काफी परसेंटेज में चेंज हुआ है, जो 109% चेंज हो गया। इफ यू फेल टू ब्रिंग द एडिशनल मार्जिन, द ब्रोकर कैन स्क्वायर ऑफ द शॉर्ट पोजीशंस। अगर आप नहीं करते ना तो ब्रोकर आपको पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देगा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, बिकॉज ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द पीक मार्जिन पॉलिसी। ठीक है, यूजुअली द टॉलरेंस इज अबाउट 120%, बियॉन्ड विच ब्रोकर स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस। मैक्सिमम ब्रोकर 120% तक टॉलरेट कर सकता है, उसके ऊपर ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा। Anyway, continuing with our example, when the premium hits 126 and you no longer wish to hold the positions, by adding additional margin to your account and decide to square off, तो आपका PL कैसा दिखेगा? Obviously, difference between the buy price and sell price. आपने बाय किया था 76 में, सेल अभी सेल कर रहे हो आप 126 में, तो 50 का 250 आपका लॉट था, एक लॉट था तो 12,500। तो व्हेन यू स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस, मार्जिन आर अनब्लॉक्ड। जैसे ही आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, आपका मार्जिन ब्रोकर छोड़ देगा। आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपका, उसको एडजस्ट करके आपका जो भी मार्जिन है, सेलर के तौर पे सोचो आप, सेलर ने एक 1,36,000 समथिंग दिया था, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, लॉस होगा तो आपका काटेगा, प्रॉफिट होगा तो जोड़ के दे देगा और सेटलमेंट हो जाएगा। जो ब्याज T+1 बेसिस में होता है, जो अभी इसमें हमें एक एग्जांपल दिया ना अभी कि T+0 करना चाहता है, इफ यू विश टू विथड्रॉ द फंड्स, तो T+1 माने ट्रेडिंग डे प्लस एक डे, फिर आप फंड विथड्रॉल कर सकते हैं आज के हिसाब से। बोलो सर, यहां तक बात क्लियर है? ऑप्शंस का बाइंग साइड, ऑप्शंस प्रॉफिट एंड लॉस, एज वेल एज मैंने आपको सेलर साइड का भी बात किया, और किस तरह से पीएल एडजस्ट होता है, क्यों मार्क टू मार्केट नहीं होता है, फ्यूचर में होता है बट ऑप्शंस में क्यों नहीं होता है, ये सब बात समझ में आ रहा है ना सर? কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर। हाँ सर। अब एक सवाल आता है सर कि अगर कोई एक्सपायरी तक होल्ड करता है तो उसका क्या होगा? अगर कोई एक्सपायरी तक, हम लोग इतना देर से जो बात कर रहे थे वो एक्सपायरी तक होल्ड करने का बात नहीं कर रहे थे, एक्सपायरी से पहले क्लोज करने का बात कर रहे थे, बिफोर दी एक्सपायरी। बट अब बात हो रहा है कि हेल्ड टिल एक्सपायरी। तो अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो आपका पीएल पोजीशंस क्या होगा? बिकॉज अब तो फिजिकल सेटलमेंट का मैटर आ जाएगा, इंडेक्स के केस में नहीं है बट स्टॉक के केस में है। अगर आप एक्सपायरी तक उसको रख लेते हो, एक काम करते हैं सर, ये जो चर्चा है ये हम लोग कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं। ऐसे तो नॉर्मल जो शेड्यूल है हम लोगों का क्लास का, दैट इज ट्यूसडे टू फ्राइडे, बट क्योंकि लास्ट वीक ड्यू टू माई सम फीवर मैं नहीं ले पाया, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ। अभी एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे इसको, मिस क्लास का ही मैं थोड़ा भरपाई करने का कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। आजकल ये बॉक्स के बाद से ऐसे चल रहा है ज्यादा, बट कोई बात नहीं सर,
तो कल बाकी चर्चा करते हैं सर, ठीक है। अच्छा एक काम करना सर आप लोग घर पे, ये जो NISM का जो सोर्स मटेरियल है, ठीक है, मैंने गाइडलाइंस मटेरियल है, वहां पर भी आप जाके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया, ठीक है, मार्क टू मार्केट आपको फ्यूचर का भी पता है, ऑप्शंस का भी आप देख लिए मेरे से, ठीक है, प्रीमियम सेटलमेंट का भी आपको आइडिया लग गया। आप लोग एक बार ना इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मैं कल बाकी जो बातें हैं, मैंने ये सेटलमेंट का एक्सपायरी तक का क्या होता है उसका बाद में कल कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर आप लोगों का ना एक आइडिया हो जाएगा, और फिर मैं आपको लीगल चैप्टर में लेके चला जाऊंगा, और यहाँ पर अगर कुछ कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा टॉपिक लगे जो मुझे बताना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। बट मैं आशा करता हूँ कि मेन जो आपको आइडिया चाहिए था वो आपको क्लियर हो गया। ओके सर। पीयूष, गीतिका, नंदन और बोलो, ठीक है ना। हाँ सर। है सर। नंदन एंड औरित, आप लोग चिंता ना करो सर, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, और जिन लोगों का बेसिक पहले नहीं हुआ था वो भी कर लेना, ठीक है। ओके सर, फिर बाय। স্যার हाँ पीयूष बॉल। ট্রেডিং ইন দা জোন বইটা মানে অর্ডার করলাম, ওই বইটা ভালো তো না? ट्रेडिंग इन दी Trading जोन, হ্যাঁ, ऑथर क्या है सर? হয়তো মার্ক কি নাম বেশ নাকি কি